गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ सजोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या? तो कल हमने देखा था रूल नंबर 88C। और ये जो हमने रूल 88C देखा था सर, वो रूल 88C क्या बोल रहा था? तो रूल 88C बहुत ही सिंपल सी बात कहता था कि कब अगर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में हमने एक फॉर्म देखा था जिसका नाम था राजा क्या, रूल 88C के हिसाब से अगर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आ रहा है तो दो बातें रहती है। या तो आप डिफरेंशियल अमाउंट पे कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट, या तो आप क्या कर दो, रिप्लाई फर्निश कर दो कितने दिन के अंदर अंदर। अगर नहीं करा तो 73 74 का क्या आ जाएगा, नोटिस, और उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स कौन से सेक्शन के हिसाब से शुरू होगी सर? सेक्शन नंबर 79। ठीक है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है? एक और चीज याद रखना कि जो आपका जीएसटीआर 1 है ना, वो भी ब्लॉक्ड हो जाएगा अगर रूल 88C का नोटिस पेंडिंग है तो। अगर हमारे रूल 88C का क्या पेंडिंग है, नोटिस। अब सुनो ध्यान से, जैसा रूल 88C है ना, एज इट इज सेम रूल 88D है। कट कॉपी पेस्ट। बस 88C बात करता था किसकी, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। 88D बोलता है कि आपने अपनी बुक्स में आईटीसी कितना लिया है और 2B में कितना दिख रहा है। सपोज करो राजा, 2A 2B में आईटीसी 1 लाख रुपए का दिख रहा है। कायदा क्या कहता है कि आप अपनी बुक्स में कितने का आईटीसी लो, 1 लाख, क्योंकि सामने वाले ने जीएसटीआर 1 अपलोड करा होगा, आपको जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगा। बट आपने 1 लाख का आईटीसी नहीं लिया, आपने 1 लाख से ज्यादा का आईटीसी लिया, 1.5 लाख का लिया, 1,20,000 का लिया, या 2 लाख का लिया। इस केस में भी आपको नोटिस आएगा। कौन से रूल के मुताबिक, 88D। तो 88D क्या बोलता है, जब आपने आईटीसी अवेल करा, एक्सीड द आईटीसी अवेलेबल इन 2A और 2B। अब सर दो बातें हैं, या तो ये जो 50,000 है वो अलोंग विथ इंटरेस्ट पे कर दो, या तो ये जो 50,000 है इसका क्या बता दो, रिप्लाई में डिफरेंस बता दो। कितने टाइम पीरियड में करना है ये बता दो। अच्छा, इसके आगे की लाइन एज इट इज सेम, अगर नहीं पे करा तो 73 और 74 का क्या आएगा, नोटिस। और अगर नोटिस के बाद भी नहीं पे करा तो सेक्शन 79 का क्या चालू हो जाएगा, रिकवरी। तो क्या रूल 88C और 88D अलग अलग है या एज इट इज सेम है? सर देखो, सिर्फ कंटेंट चेंज है, बाकी तारीख और जो नोटिस है वो एज इट इज सेम। तो 88C बात करता है जीएसटीआर 1 और 3B के डिफरेंस की, 88D बात करता है कि मुझे 2A 2B में आईटीसी दिख कितना रहा है और मैंने कितना अवेल करा। कायदा ये कहता है कि जितना आपको दिख रहा है 2A 2B में उतना आईटीसी ले लो। पर सर कायदे से चलता कौन है? एसएससी क्या बोल रहा है? एसएससी बोल रहा है कि साला सप्लायर ने जीएसटीआर 1 का रिटर्न नहीं फाइल करा, जीएसटीआर 1 के रिटर्न में सप्लायर ने ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई, उसकी वजह से मैं क्यों भुगतूं? क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शन दिखाएगा तो मेरे 2B में दिखेगा, और अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएगा तो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो एसएससी के एंगल से सोचो, एसएससी क्या बोल रहा है कि भाई मैंने माल खरीदा उससे, सपोज करो मैंने 1 लाख का माल खरीदा उससे, 18,000 का जीएसटी है,
टोटल हो गया कितना, 1,18,000। मैंने कितना पे करा है, बट उसने जीएसटीआर 1 में मेरा ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया। अब उसने जीएसटीआर 1 में ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया तो क्या मुझे 18,000 का आईटीसी मिलेगा? नहीं, क्योंकि लॉ तो क्या बोलता है, जब सामने वाला जीएसटीआर 1 में आपका ट्रांजैक्शन दिखाएगा तभी आपको 2A और 2B में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जब 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगा आप क्या ले पाओगे, आईटीसी। पर एसएससी बोल रहा है भाई इसमें मेरी क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती, तो उसकी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो भाई बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में एसएससी क्या करता है ना, ज्यादा आईटीसी ले लेता क्योंकि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है ज्यादा, और फिर बाद में वो ये जो इन्होंने बोला है ना फर्निश रिप्लाई, अब यहाँ पे वो रिप्लाई फर्निश करता है और उस रिप्लाई में लिखता है देखो सर हमने पूरा 1,18,000 पे करा और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गलती किसकी है, सामने वाले ने रिटर्न अपलोड नहीं करा है, उसकी वजह से मैं मेरा आईटीसी को ब्लॉक नहीं करूंगा। इसके बहुत सारे हाई कोर्ट में ऑर्डर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हुए हैं सिर्फ इस प्रोविजन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने आईटीसी लिया है तो दो बातें, या तो पे कर दो या तो क्या दे दो, रिप्लाई। अगर प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई से संतुष्ट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है संतुष्ट तो 73 74 का नोटिस आएगा और उसके बाद 79 में क्या शुरू हो जाएगी, रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। किस पे, सामने वाले पे नहीं, उसके ऊपर कोई उसके नॉर्मल नोटिस आए, एक्शन कुछ नहीं होगा, नॉर्मल नोटिस आए। तो देखो ध्यान से, सेम एज इट इज रूल 88D। क्या कुछ अलग है रूल 88D में, कुछ अलग नहीं है। देखो ध्यान से, वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी इन फॉर्म जीएसटीआर 3B एक्सीड्स द आईटीसी, कौन से फॉर्म में, जीएसटीआर 2B, हमने आईटीसी ज्यादा लिए एज कंपेयर टू आईटीसी जो कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, या तो वो जो डिफरेंस है ना वो पे कर दो, या तो उस डिफरेंस का क्या बता दो, एक्सपी। ठीक है सर, आपके पास नोटिस आएगा और नोटिस आएगा आपके पास कौन से फॉर्म में, जीएसटी डीआरसी 01C, जहां पे डीआरसी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। अच्छा ये नोटिस कहाँ आएगा सर, नोटिस आएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन पे दी है या टाइम टू टाइम अमेंड करा है। अच्छा ईमेल एड्रेस अमेंडमेंट इज अ कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड मतलब जब हमें ईमेल एड्रेस अमेंड करना रहता है तो क्या प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी, सर कोई प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन नहीं लगेगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना है सर, रजिस्टर्ड पर्सन पे कर दे अमाउंट और अलोंग विथ इंटरेस्ट, कौन से फॉर्म में, फॉर्म डीआरसी 03, या तो क्या कर दे भाई वो रिप्लाई फर्निश कर दे। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने न तो एक्सप्लेनेशन दिया और न ही पे करा तो उस केस में क्या आएगा सर, 73 और 74 का नोटिस आएगा और उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी कौन से सेक्शन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्लियर होना चाहिए, यही चीज है। वो जो उन्होंने इतना बड़ा लिखा हुआ है फॉर्म वॉर्म के साथ उसी को शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, बोलो राजा क्लियर है क्या, बस तो भाई दो रूल है, एक रूल नंबर 88C, मतलब अगर आप मुझे कहोगे ना एक लाइन में बता दो सर क्या है, एक लाइन में क्रक्स बता देता हूं। रूल 88C, इसका शो कॉज नोटिस कब आता है, जब जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में क्या होता है भाई,
और मिसमैच का मतलब 1 में ज्यादा दिखा रहे हो, 3B में कम दिखा रहे हो। सर 1 में कम दिखाया, 3B में ज्यादा दिखाया, अरे उससे अच्छी बात ही क्या है? उसका नोटिस आएगा क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 में और रूल 88D क्या बोलता है भाई फिर? हाँ जी, क्या बोलता है रूल 88D? सर ये तो बस एक ही बात बोलता है कि जीएसटीआर 2B में कितना 80 से दिख रहा है, एंड जब आपने जीएसटीआर 3B में रिटर्न फाइल करा, नोटिस कब आएगा? सर नोटिस तब आएगा जब आईटीसी टेकन इज ग्रेटर देन, पता है ये सब का एक सॉलिड तरीका है, पर वो अभी सरकार कर नहीं रही है फ्रीज करने का। सॉलिड तरीका क्या है? फ्रीज कर दो। फ्रीज कर दो मतलब जितना 2B में दिख रहा है उससे ज्यादा वैल्यू ले ही नहीं पाओ, पर अभी वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि भाई देखो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा, है ना? नहीं 400 पार हो भी जाता तो ये बहुत ज्यादा हार्श मेसर हो जाएगा, पब्लिक ही हाहाकार मचा देगी। जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स तो ठीक है, पब्लिक क्लाइंट ही बोलेगा भाई ये क्या तरीका है कि जब सप्लायर गलती कर रहा है तो इसलिए इन्होंने रूल 88D निकाला। इन्होंने बोला ठीक है आप ले लो आईटीसी, बस आईटीसी के बाद हमको क्या कर देना, रिप्लाई फर्निश कर देना। ठीक है, तो आज भी सर कुछ कुछ लोग तो कैसे रहते हैं ना कि भाई जो दिख रहा है वो ले लो, पर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, हम तो ज्यादा लेंगे। हाँ, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी भी हो सकती है और आपने आईटीसी ले लियो, वो तो भाई नॉर्मल रिप्लाई देना पड़ेगा शो कॉस्ट नोटिस का, बस और कुछ नहीं। बोलो क्लियर है आपको? फिर राजा अपन ने कल से अभी तक क्या क्या देखा, एक तो हमने जीएसटीआर 1 देखा था, पूरा हमने जीएसटीआर 1 का ए से लेकर जेड तक कैसे क्या करते हैं। जीएसटीआर 1 में मैंने आपको बताया था कि सर देखो जीएसटीआर 1 में कैसी क्या डिटेल जाती है, याद है आपको? अब मुझे बताना अगर B2B है तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड या इनवॉइस वाइज? भाई B2B में तो आपको कैसी डिटेल देनी है? सब सब सब। पर राजा अगर B2C है, अब B2C में दो बातें, एक तो है अपना इंट्रास्टेट और एक है अपना, इंट्रास्टेट में तो सरकार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा कंसोलिडेटेड डिटेल्स टैक्स रेट वाइज, टैक्स रेट वाइज मतलब अरे 5% का इतना रेट, 12% में ये चीजें, 15% में ये चीजें, 18% में ये, उसे बोलते हैं हम क्या, टैक्स रेट वाइज। ठीक है, और सर इंटर में दो बातें, क्या आपको लिमिट याद है क्या राजा? इनवॉइस की वैल्यू याद है आपको? बहुत बढ़िया। इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 लाख है, तो वापस से कंसोलिडेटेड डिटेल, और अगर इनवॉइस वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख है तो क्या कंसोलिडेटेड डाल सकते क्या? सॉरी, फिर कैसे डालनी पड़ेगी वापस से? अब ये हम याद नहीं करोगे क्योंकि भाई कल पोर्टल देख लिया,
तो कल पोर्टल दिख लिया तो ऑटोमेटिकली अब क्या आपके दिमाग में याद हो चुका है, ठीक है। हाँ प्रिंस, राधे राधे। ये अनुष्का मैम कौन है? ठीक है। अच्छा, क्या नील रिटर्न भी फाइल करना है? और नील या तो आप डायरेक्टली फाइल करो पोर्टल पे जाके, या पोर्टल पे ना जाके आप एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध कर सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हो आप लोग? मैंने आपके लिए तो वो इतना घर पे बैठ के लिखा है आपके लिए। ये क्या है? ये इतने मेहनत से मैंने घर पे बैठ के लिखा ही क्यों है? क्या होता है? बेटा मेरे ऊपर ही विश्वास है तुमको सब फैकल्टीज में। अंडर एस्टिमेट करते बस तुम लोग मेरे को। नहीं नहीं बस। विनय से डिसाइड करेंगे मैं ट्रिप पे चलूंगा। अरे वो जनते। हो गया हो गया हो गया। चलो देख लो भाई ध्यान से, ठीक है। बी टू बी सप्लाईज, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ऑलवेज रिमेंबर बी टू बी है तो बी टू बी में इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, चाहे डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, इनवॉइस वाइज ही जाएगी। बट सर एक बात बताओ, अगर बी टू सी है, क्या लिख के मतलब ये इतना बढ़िया मैंने क्यों बनाया? आपके लिए तो बनाया है भाई। अगर बी टू सी है, सुनो ध्यान से, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज देता हूं आपको, ठीक है। अगर बी टू सी है, बी टू सी में क्या बोला मैंने? इनवॉइस की वैल्यू, तो फिर इनवॉइस वाइज, इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम, तो फिर आपको स्टेट वाइज रेट वाइज, स्टेट वाइज भी और रेट वाइज, स्टेट वाइज रेट वाइज मतलब एमपी पे मैंने 5% का कितना माल बेचा, 12% का कितना बेचा, 18% का कितना बेचा, फिर महाराष्ट्र में 5% कितना, 18% कितना, 28% कितना, उसे बोलते हैं हम क्या? स्टेट वाइज और रेट वाइज। और सर अगर इंट्रा स्टेट है तो बोलो माता रानी की जय, सिर्फ डायरेक्टली क्या डाल देना? रेट वाइज। मतलब स्टेट वाइज करने की तो जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है। एक बार घर पे मेरे कहने पे बस मॉड्यूल ऐसे घुमाना, कल आके दुआएं दोगे, दुआएं बोले सर क्या बना है आपने। 100 पेज का मॉड्यूल है, 100 पेज का रिटर्न चैप्टर का, खाली खाली रिटर्न चैप्टर का 100 पेज का, ठीक है। बट ये गारंटी है कि इसके बाहर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो अगले दिन से पढ़ाना बंद कर देंगे। इसके बाहर कुछ आ गया तो, कुछ भी बाहर आ गया, एक चीज आपको नोट्स के बाहर नहीं मिलेगी। बस एक लेक्चर अभी और रहेगा हमारा अमेंडमेंट्स का। वो जैसी इंस्टीट्यूट पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसे है तुम्हारे लिए कुछ खासे अमेंडमेंट देने वाली। जब भी देगी तो लगाएंगे लेक्चर अमेंडमेंट का, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से। बहुत बार क्या होती है ना बेटा, गलती हो जाती है, गलती सबसे होती है, जीएसटीआर 1 में भी गलती होती है। सर अब गलती में क्या करें? तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, डेट इज अमेंडमेंट टेबल। टेबल नंबर 9 एंड टेबल नंबर 10, टेबल नंबर याद नहीं रखना है। ये टेबल नंबर 9 और 10 कौन सा टेबल है? अमेंडमेंट टेबल।
सपोज करो मेरे से जून महीने में कोई गलती हो गई, अब मेरे को जुलाई महीने में मालूम पड़ा ओ शिट कि जून का रिटर्न गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया ना, तो जून का रिटर्न गलत हो गया, जुलाई के कौन से टेबल में जाना? अमेंडमेंट टेबल। नॉर्मल में नहीं जाना, किस में जाना? अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट टेबल में आपको वो ट्रांजैक्शन भी दिखाना पड़ेगा जो चेंज करना है, और जो नया ट्रांजैक्शन है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन जीएसटीआर 1। क्या सर जीएसटीआर 1 ऐसा कैंसल हो सकता है क्या? नहीं, एक बार फाइल हो गया मतलब हो गया। इनकम टैक्स रिटर्न का ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न में यू कैन रिवाइज रिटर्न, हियर वी कैन नॉट रिवाइज रिटर्न। इनकम टैक्स में रिटर्न वाला चैप्टर होगा शायद आपको, वहां पे एक टर्म पढ़ोगे क्या? रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि सर अगर हमसे गड़बड़ हो गई तो हम रिटर्न को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करा मतलब पुराना रिटर्न इज नल एंड वॉइड। पुराना नल एंड वॉइड तो फिर कौन सा रहेगा? रिवाइज। जीएसटी में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिवाइज रिटर्न। एक बार रिटर्न चला गया तो फिर वो चला गया, उसको वापस से क्या नहीं कर सकते? रिवाइज। और सर कुछ गलती हो जाए तो एक काम करो ना, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर देखो ना यार, जीएसटीआर 1 ऑफ प्रायर पीरियड कैन बी अमेंडेड, और कैसे अमेंड करना है? कौन से टेबल में जाके? अमेंडमेंट टेबल। ये कहां पे मिलेगा आपको? टेबल नंबर 9 एंड 10 ऑफ जीएसटीआर 1 ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड। सर क्या कोई टाइम लिमिट है? हाँ। कब तक हम कर सकते हैं? तो मैक्सिमम टाइम लिमिट अमेंडमेंट का है 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवरेज अर्लियर। इसका मतलब अब सुनना ध्यान से। सपोज करो भाई हम ऐसे जून का हमने रिटर्न कब फाइल करा? 11 जुलाई जून 2024। कुछ गड़बड़ हो गई, इस गड़बड़ को मैं कब तक सही कर सकता हूं? सर 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर है हमारा 24-25, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा हमारा 25-26, तो 30 नवंबर 2000 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सर एनुअल ड्यू डेट है, गड़बड़ मत करो, 31 दिसंबर इज ड्यू डेट। वो अलग बात है कि इंडिया में आधी जनता ड्यू डेट को रिटर्न फाइल करती है, क्योंकि इंडिया है ना ये, यहाँ पे लास्ट डे का इंतजार करा जाता है, बढ़िया। बट यहाँ पे ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पे क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग। अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसने जल्दी फाइल कर दिया, ड्यू डेट क्या होती है सर? 31 दिसंबर। क्या उसके पहले भी फाइल कर सकते हैं? हाँ, उसके पहले भी फाइल कर सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने 30 जून को फाइल कर दिया तो विच एवर इज, याद करो वो दिन जब मैं आपको लास्ट डेट ऑफ आईटीसी बता रहा था, वो भी ये है या नहीं? उसको यही रखना पड़ेगा, वरना सामने वाला अमेंड करके नया आईटीसी लेगा कैसे? मुझे एक बात बताओ, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई जून 24 में, गौतम का केस है, मैं सप्लायर हूं और मेरे को 1 लाख का माल मैंने गौतम को बेचा था, गलती से 10,000 लिख दिया, उसके टूबी में कम आईटीसी दिखाएगा। उसको भी होश नहीं था, उसके पास बहुत आईटीसी पड़ी हुई थी। होश कब आता है इंसान को? जब वो एनुअल रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि एनुअल रिटर्न में एक एक चीज मैच करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना है, फिर साहिल सर ने इतना। अब भाई उसको नई आईटीसी तो मिलेगी ना? कब मिलेगी नई आईटीसी सर? तब मिलेगी जब आप अपने ये जो जून का रिटर्न है ना, इसमें ये वाली मिस्टेक को क्या करोगे? रेक्टिफाई करोगे, फिर जाके तो उसकी टू बी में अमेंडेड आईटीसी का फिगर दिखेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? ऐसे क्रॉस लिंक करके पढ़ा करो यार, वहां पे भी ऐसी डेट क्यों है?
तो वहां पे भी ऐसी डेट इसलिए क्योंकि बेचारा फिर सामने वाला आईटीसी कैसे देगा। ठीक है, तो 30th डे ऑफ नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। हाँ दोस्त बोलो। अच्छा कौन सा रिटर्न? जून का। तो चलो बताओ, अगर रिटर्न ही नहीं भरे तो हमने एक और चीज पढ़ी थी। नहीं, रिटर्न नहीं भरे तो क्या होता है? सर देखो, रिटर्न नहीं भरे ना तो फिर कैंसलेशन होता है रजिस्ट्रेशन का। अगर 6 महीने तक कंटिन्यूअसली रिटर्न नहीं भरे हैं तो गौतम भाई रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसल। और कैंसल हो जाएगा फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, है ना? तो बस ऐसे इंटरलिंक पूरा दिमाग चलना चाहिए कि भाई इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सर क्या नील भी फाइल करना है? हाँ सर, नील इज ऑल्सो मैंडेटरी, भले ट्रांजैक्शन नहीं है। सर बताओ तो सही, उदयपुर चलोगे या नहीं? अंधेरे में रखा है। हाँ तो सर फाइलिंग ऑफ GCR 1 बताओ तो सही, भले नहीं बोलो। कुछ कुछ लोग ऐसे ना बताएंगे, अभी आराम से बताएंगे। वो होता होगा ना तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त हमेशा ऐसा रहते ही है जो मूवी के केस में बोलता है चलेंगे पर भरोसा नहीं है ना? तो बस बेटा सरकार के केस में ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइल निल ऑल्सो इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। अच्छा आपको मालूम है, एक हमारा क्लाइंट बेचारा इतना सीधा इतना बोला, मैं आपको क्या बताऊं। उसने जनवरी में रिटर्न नहीं फाइल करा था, फरवरी में भी नहीं, मार्च में भी नहीं, अप्रैल में भी नहीं, मई में भी नहीं और जून में भी। अब हमने उससे पूछा कि बेटा रिटर्न फाइल क्यों नहीं करा? उसको नोटिस आया, बोले क्या रिटर्न फाइल करूं, धंधा ही नहीं है। तो हम बोल रहे भाई अगर धंधा नहीं है तो ये तुमको मालूम है, गवर्नमेंट को कहां से मालूम है? तो भाई सीए साहब फोन लगा के थोड़ी बोलेंगे रिटर्न फाइल करो। अब नहीं, जब अगर क्लाइंट ने पैसे ही नहीं दिए पुराने तो हम क्यों फोन करेंगे? तो क्लाइंट लोग क्या करते हैं ना, नील फाइल करते ही नहीं है। उनको लगता है जब बिजनेस ही नहीं है तो क्या, नहीं भाई, इवन इफ देर इज जीरो सेल्स, जीरो परचेस, तब भी आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वरना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दो। सर जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया तो भाई अगर नंबर ही सरेंडर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आईटी वाले को बुला के ना फटाफट। हाँ अभी पेनल्टी प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में पेनल्टी प्रोविजंस भी। मेरी वजह से एफएम नहीं रुका हुआ है ना, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो एक बार सलोनी वापस से सही है क्या? अच्छा क्या ये एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं? हाँ जी ये एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एक इन्होंने अभी एक नया पॉइंट निकाला है कि सर वो मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक है GSTR 1 फाइल करने की? एक नहीं दो नहीं, टोटल कितने साल? तो भाई एक इन्होंने बड़ा ही खतरनाक प्रोविजन निकाला है कि आप 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच डिटेल्स, तब तक आप अपलोड कर सकते हो क्या? GSTR 1। इतना वेट होता नहीं है, उससे पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस ये थ्योरेटिकल प्रोविजन। सर ये लाते क्यों है थ्योरेटिकल प्रोविजन? जनता को पागल बनाने के लिए। क्यों लाएंगे थ्योरेटिकल प्रोविजन? अब मुझे एक बात बताओ, जून का रिटर्न कब तक जाएगा? सपोज करो जून 2024, 11 जुलाई 2024, ये आपने नई फाइल करा, आप कब तक कर सकते हो? क्या इतने टाइम प्रॉपर ऑफिसर रुकेगा? उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा? कैंसिल, ठीक है। तो दिस इज जस्ट व्हाट अ थ्योरेटिकल प्रोविजन जो अभी एंटर करा हुआ है। बोलो बात क्लियर है क्या? बस ये हो गया हमारा क्या बेटा, GSTR 1। सर
GSTR 1 तो हमको बड़ा अच्छे से समझ में आ गया। GSTR 1 के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिटर्न है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिटर्न है जहां पे आप क्या करोगे? पेमेंट। यहाँ पे वो नहीं दिखाना इनवॉइस वाइज डिटेल और ये सब, यहाँ पे बस गांधी बापू की बात करो, पेमेंट की बात करो। नॉर्मल ट्रांजैक्शन दिखाया, इतना ट्रांजैक्शन है, इतना जीएसटी, और फटाफट से क्या कर दो? पेमेंट। सर किसको भरना है GSTR 3B? सबको भरना है। किस किस को छोड़ दो? ISD, NRTP, कंपोजिशन, TDS, TCS और सर कोइडार और ऑनलाइन मनी गेमिंग। इनके लिए अलग से रिटर्न प्रिस्क्राइब करेगा। इनके लिए भी रिटर्न है, ये वाले रिटर्न नहीं है। कौन से रिटर्न है सर? सबके लिए अलग से अलग अलग रिटर्न प्रिस्क्राइब। अब सर एक बात बताओ, ये जो GSTR 3B इसकी क्या रहती है तारीख? तो नॉर्मल GSTR 3B की तारीख है 20 ऑफ दी, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, तो कब तक फाइल करना है? 20 मई। मई की बात कर रहे हैं तो 20 जून। पहले GSTR 1 आएगा, लॉजिकल है, और GSTR 1 के बाद हम फाइल करेंगे क्या? GSTR 3B। ठीक है सर, ये यहाँ पे ड्यू डेट्स, अभी इसको होल्ड करना, ये QRMP स्कीम की बात ही अलग हो। क्या होता है QRMP? जब आपको बताऊंगा QRMP तो आप बोलोगे सर क्या थर्ड क्लास स्कीम। ठीक है, अभी ये तो नॉर्मल डेट, अभी आप ऐसा समझो कोई QRMP नहीं है, नॉर्मल हम GST का रिटर्न भर रहे हैं। नॉर्मल असेसी के लिए क्या डेट रहेगी? अगले महीने की 20 तारीख। सर क्या इसमें भी नील भरना पड़ेगा? हाँ भाई, नील GSTR 3B भरना पड़ेगा। 2 मिनट लगेंगे आपको नील भरने के लिए, जब आपके पास कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है और आप चाहो तो आप विद द हेल्प ऑफ SMS, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे एक SMS भेजना। जैसे ही आप SMS भेजोगे, OTP डाल देना, आपका क्या रिटर्न हो जाएगा? और यहाँ पे भी वही थियोरिटिकल प्रोविजन कितना सर? 3 साल। क्या 1 और 3B में कुछ भी फर्क है? सर क्यों ही फर्क होगा? क्या फर्क होगा 1 और 3B में? बस 3B इज जनरली व्हाट? पेमेंट डिटेल। अब एक चीज हमेशा याद रखो कि सर ये 3B में क्या क्या कंटेंट आएगा। GSTN, आपका नाम, ईयर है, मंथ है या क्वार्टर। कौन सी डिटेल? GSTR 1 में समराइज डिटेल नहीं जाती, उसमें क्या जाती है? पूरी डिटेल जाती है इनवॉइस वाइज। ये 1 तो है ही नहीं ना, ये तो क्या है? डिटेल। तो यहां पे कौन सी डिटेल जाएगी? समराइज। आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, क्योंकि उसका टैक्स भी आप ही को पे करना है, और कंपलसरी पे करना है विद द हेल्प ऑफ ई कैश लेजर। RCM की लाइबिलिटी का ITC तो मिलेगा, बट आपको टैक्स पे करना है विद द हेल्प ऑफ ई कैश लेजर। ठीक है सर, ये GSTR 3B भी दिखाओ ना 1 जैसे। हाँ दिखा रहा हूं, रुक जाओ। फिर इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एलिजिबल इनएलिजिबल ITC, एग्जाम नील रेटेड, और पेमेंट ऑफ टैक्स और TDS और TCS क्रेडिट। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बोल राजा। चलेगा, बट पहले 1 भरना पड़ता है, फिर ही वो 3B एक्सेप्ट करता है। होटल पे फंक्शन ही ऐसे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अरे वो लाइट बंद कर। अरे यार आवाज तो आई नहीं रही।
करते हैं तो यहाँ पे आप जब अपने रिटर्न डैशबोर्ड में ले जाएंगे तो जो भी आपका बोर्ड का पार्ट है तो देखिए मेक श्योर कीजिए जीएसटी अपन आपकी पार्ट वैसे जीएसटी अपन के ऊपर लाइक कोर्स बना रखा है लेकिन अरे नहीं देखना है बेटा कोर्स। देखो जो डाउट तुमने पूछा था ना, ये खुलता ही नहीं है। ये पोर्टल क्या नहीं होता है, ये खुलता ही नहीं है पोर्टल। और एक और चीज देखो, जीएसटीआर 2A और 2B, फर्क कोई बता सकता है 2A और 2B में फर्क क्या है? देखो, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी फॉर दी मंथ, वो मंथ की नहीं है, वो 2A अभी से लेकर, जब से लेकर जीएसटी की जितना आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है सब कहां दिख रहा है? 2A। 2B में सिर्फ क्या दिखता है आपको? मंथली आईटीसी। ठीक है, लगता है और यहाँ पे मैं जीएसटी और P2P ड्यूटीज की बात तो इसको बाकी यहाँ पे इसलिए महीने अरे आप लोगों को अपना हॉटस्पॉट शेयर करना पड़ेगा। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे क्यूआर कोड, नाम बोलो, नाम। कोको एम्प्रो, हाँ भाई। क्या पासवर्ड है? 1 से 8? शक्ल देख के समझ में आता है बेचारे ने क्या पासवर्ड रखा हो। अरे यार इसको क्या हो गया यार? चलो छोड़ो, बाद में भेज देंगे, हम क्या कर। अरे कनेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इसका प्रॉब्लम है, कनेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हैंग होती है, एक बार इसको बैक करके यही है। ये क्या है? पेन निकाल दीजिए, पेन निकाल फ्रीज हो जाती सर। अरे वो प्रीमियम था, ये प्रीमियम नहीं है, तभी इस पे ऐड आ रही है। Smart investment choices for a better tomorrow. Open free demat account now. वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी और पीबी का आगे है ना? हर क्वेश्चन के अंदर जीएसटी और पीबी और जीएसटी और पीबी दोनों पार्ट इसके ऊपर एक तरीके जैसे बताया यहाँ पे डिस्प्ले कराया। देखो, सिर्फ आपसे डायरेक्ट पूछता है क्या निल रिटर्न फाइल करना चाहते हो, जैसे यस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, 2 मिनट में क्या फाइल हो गया? निल रिटर्न फाइल हो गया। 2 मिनट का काम रहता है निल रिटर्न फाइल करना, उससे ज्यादा नहीं लगते। अब जैसे मैं बताया केवल आपकी जो जीएसटी और पीबी है आपको जनरेट की ठीक है तो इसका ये फायदा होगा इनकम टैक्स रेट का मैच करना है जीएसटी और काम करने के बाद आज तक टोटल के बाद केवल से 2 चीजों को इम्पोर्टेंट है 3.1 इम्पोर्टेंट है। ये एक बार सारे टेबल देखो, ये 3B के टेबल है।
अच्छा ये एलिजिबल आईटीसी कहाँ से उठ के आया? सर ये एलिजिबल आईटीसी हम नहीं लिखते, ऑटोमेटिकली कहाँ से उठ के आता है? ये 2B से उठ के आता है, बट आप इसको चेंज जरूर कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, उसके पास जाके चेंज कर सकते हैं, पर फॉर द टाइम बिंग ये उठ के कहाँ से आता है? जो 2B रहता है वहां से उठ के आता है, ठीक है। तो वो वाले में देखिए 3.1 के लिए जाते हैं, अब ये मैं जो ये सब नहीं है वो पूरा डेटा निकालता है। अच्छी बात है, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ये मैं आपको प्रिंट नहीं करूंगा, आप इसके ऊपर डेटा ज्यादा मचमच करने की जरूरत नहीं है, GSTR 1 भर दिया है, 3B में कुछ नया जाएगा नहीं, 3B में वही जाना है जो GSTR 1 में ट्रांजैक्शन दिखा है, इसमें कोई B2B नहीं होता, कोई B2C नहीं होता, माता रानी की जय बोलो, सबको जोड़ो, टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आ रहा है, जो IGST CGST SGST आ रहा है उसको पे करना है बस। तो GSTR 3B भरना आसान है एज कंपेयर टू GSTR 1, क्योंकि मेहनत मशक्कत का काम तो GSTR 1 में कर ही दिया ना, इनवॉइस वाइज डिटेल, तो अब ये भी भरने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली। अच्छा ये लाइन पढ़ पा रहे हो आप? ये टेबल 3.1 ABCR ऑटो ड्राफ्टेड based on the values provided in GSTR 1, whereas table 3.1 DS auto drafted based on GSTR 2B। देखो इसमें बहुत टाइम के लिए होता है ये सब बताने में, सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट यहाँ आर्टिकलशिप में कोई ऐसा बोले नहीं आपको कि भाई हाँ नहीं तो तो जो आपने जिसको में क्या लिखा था वो देखना चाहता हूं, जैसे मैं पहले ये क्या मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो रिपोर्ट बने हैं उसके बाद पूरा डेटा जो है आपको इसके बन से आ रहा है, तो जो भी आप यहाँ पे डिग्री या यूनिवर्सिटी जो आउटपुट सकते हैं जो टैक्स है पूरा डेटा आप देखते हो इसमें बड़ी सीरीज का है क्या कि जो 3 पर बने थे वो पे कर देता है। तो देखिए जीएसटी आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भाई सी को सेलेक्ट करके पेशेंट के अगर इसके ऊपर देखा और यहाँ पे आ सकते हैं सप्लायर्स 90 का 40% यहाँ पे आपको बीसी को मिलता होगा इसके ऊपर जैसे आपको लग रहा है इसके ऊपर स्लिप है तो अंदर सरकार के ऊपर फिर हाथ डालने के उसको रचने करा कि आप इस साथ में अपना रिजल्ट से पेड़ लेके आ रहा है। अब नेक्स्ट पर आपका एलिजिबल आईटीसी का जोड़ करना पड़ा तो यहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट जो है पे पेड यहाँ पे लिखना है। अब आप जितनी परचेज है उसमें जो आपको इनकम टैक्स पेड होगा वो आपको तो ये आप आगे वो आपको कैसे राउंड करना है, आप इतनी अगली आप अपना जो पीरियड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव परसेंट भी करना है, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल देखना है, यहाँ पे आप अपने तरह बाहर करेंगे आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा, यहाँ पे से आपको ब्लू कलर के ऊपर जो डेटा करना है यहाँ पे आप देखो ये नया फंक्शन है, मैंने आपको पढ़ाया था ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। जैसे ही 2B में हम जाते हैं ना तो दो चीजें आती है, एक जो ITC आप ले सकते हो, दूसरा ITC नॉट अवेलेबल। ये ITC नॉट अवेलेबल में क्या क्या आएगा सर? एक वो ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला आएगा, फिर किसी ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी? ITC नॉट अवेलेबल। जैसे सारे ऑप्शन है तो इसमें जो आगे का पूरी परचेज करके जैसे का जो टैक्स है एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं केवल इतना ही इनपुट टैक्स पे और यहाँ पे आपको कभी डेटा फिलअप करके दे पाते हैं क्या आपको जितना भी इनपुट टैक्स रहेगा ऑलमोस्ट आपको नीचे बाहर दिए गए लेकिन एडवांस चीजें तो 50 रुपए थोड़ी समय डिपेंड कर रही है तो आपको अप्रोक्सीमेटली बस अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये डिटेल सारी भर देगा उसके बाद मेन चीज आएगी काय की। अब देखो सेव GSTR 3B, बट सेव जैसे ही करेगा ना उसके बाद ऑप्शन खुल जाएगा कौन सा? प्रोसीड टू पेमेंट। बहुत संभल के सेव करना पड़ता है, तो ये एक बार सेव कर दिया उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है GST की। सेव कर दिया फिर क्या नहीं हो सकता? वो चेंज नहीं हो सकता, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसीड टू पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो अब ऑप्शन आ रहा है क्रिएट चालान, फिर मेक पेमेंट, क्योंकि GSTR 3B है ही किसके बारे में? पूरा पेमेंट के ऊपर। अच्छा सेट ऑफ याद है आपको? CIS पहले I से I, फिर I से C, फिर I से S, फिर C से C, C से I, S से S और फिर S से I। C और S का आपस में सेट ऑफ नहीं होता है। हाँ ये आप मेहनत करो, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता,
ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कौन करता है? पोर्टल। आपको तो अभी तो एग्जाम में खुद से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी एडिशनल कैश है वो आप देखो कौन सा पैसा कैश से पे करना है। लेट फीस कभी भी आईटीसी से पेमेंट नहीं होता, तो कंपलसरी किससे करना पड़ता है? कैश। मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने क्यों लिखा है इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, क्योंकि सर हमने अभी तो पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सर आईटीसी कैन बी यूटिलाइज ओनली एंड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। इंटरेस्ट, पेनल्टी, fees, RCM liability, these are to be compulsory paid via e-cash ledger। इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है क्या? लेट फीस टू बी पेबल इन कैश, फिर रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेबल इन कैश। इतनी बारीकी से पोर्टल बनाया। ये कैश वाली पेमेंट है वो पर्टिकुलरली आपको नेट बैंकिंग या फिर आप जो चार्ज की पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए आप वेट करना है। अच्छा, क्रिएट चालान कितने दिन के लिए वैलिड? 15। पूरा ओवरव्यू मिल रहा है आपको कि ये चैप्टर सिर्फ चैप्टर वाइज थोड़ी पढ़ेंगे जीएसटी, पूरा ओवरव्यू मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, क्रिएट चालान करा, क्यों चालान क्रिएट करा? सर ई कैश लेजर में पैसा नहीं डालेगा तो सबमिट कैसे करेगा? अब इसके पास पैसे डालने के अलग अलग क्या होंगे? ये कौन सा हेड है? ये कौन सा? माइनर। अब ये क्या होगा यहाँ पे? पेमेंट। ये हो गया चालान क्या? जनरेट। चालान पे नहीं हुआ, पहले चालान जनरेट हुआ। कौन सा नंबर आएगा जनरेट करने के बाद? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कितने डिजिट का होगा? 14 डिजिट का होगा। उसके बाद जैसे ही चालान का पेमेंट होगा तो 3 नंबर और ऐड हो जाएंगे। पहला इज कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर 14 डिजिट का, फिर आएगा आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेट बैंकिंग आपका गूगल अकाउंट के साथ ही जहाँ पे जिसमें डिटेल यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सीधी तरीके से ये मांगा है, ठीक है? या फिर आप जो भी आपको कॉन्टेक्ट यहाँ पे अकाउंट दिख रही है, ये सभी तरीके से पेमेंट है। मैं एक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसकी पेमेंट के ऊपर क्लिक किया है कि जैसे कि आप यूपीआई आपका पेमेंट कर सकते हैं, आप सभी पेमेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको सिंपल सी के सामने आ जाते हैं जहाँ पे आपने जो चार्ज जो पेमेंट की कोशिश की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं या आपका पेमेंट का ऐसे हो गया, आपको डिटेल्स क्या है, इसी पर आपने पेमेंट किया है तो आपको क्योंकि आपने तफसीली मैंने क्लिक करना है, यहाँ पे डायरेक्शन क्लिक करना है, आपको आप एक ईवीसी वाला कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा या तो ईवीसी या तो डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद हो जाएगा आपका जीएसटीआर 3B5 खत्म। आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है? ये कोई फैकल्टी में दिखाता है भाई, कोई ऐसे आपको ओपन अप करके नहीं बताएगा जीएसटीआर 1 कैसे फाइल होता है, जीएसटीआर 3B कैसे फाइल होता है, क्योंकि बहुत टाइम किल होता है। आधे एक घंटे के वीडियोस में आप बहुत टाइम किल होता है, बट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू रहे। एक बार समझ में आ जाएगा ना प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे क्या चीजें होती है, आप बोलोगे साला हलवा है, कुछ है ही नहीं। थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो टफ ही लगेगा, ठीक है? अब मैं किसी से भी बोलूंगा कि भाई ये मेरे क्लाइंट का रिटर्न है, फाइल कर सकते हो, तो बोले हाँ सर ये 2 मिनट में हम फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 यूं फाइल करेंगे, जीएसटीआर 3B यूं फाइल करेंगे, ठीक है? राजा 1 फाइल करना मुश्किल या 3B? 1। और 3B में कुछ फाइल करना है या ऑटोमेटिकली डिटेल आएगी? ऑटोमेटिक। 3B में 2 चीजें रहती है, एक आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और लेस क्या? आईटीसी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल कहां से आएगी? और आईटीसी की डिटेल जीएसटीआर जो कमी पेशी पड़ेगी वो आपको पे करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ। हाँ राजा, हाँ यही तो होता है ई क्रेडिट लेजर। ये जीएसटीआर 2B वाले लेजर को ही क्या बोलते हैं? ई क्रेडिट लेजर, ठीक है? तो बस सर इसमें भी क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ जी, कब तक? 30th डे और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। रेक्टिफिकेशन कहां कहां पॉसिबल नहीं है मालूम पड़े। अभिषेक ने जानबूझ करके एक ट्रांजैक्शन छोड़ दिया, नोटिस आया, ओ हो ये तो छूट गया था, अरे नालायक, छूट गया था
ये तुमने खुद नहीं बताया, ये बाद में जब डिपार्टमेंट ने ऑडिट करा या तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या हुआ, इंस्पेक्शन, उसके बाद तुम बोल रहे हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन जीएसटीआर 1 को क्या कर देते हैं। बेटा अब लेट फीस, पेनल्टी और नोटिस आएगा। रेक्टिफिकेशन का मतलब तब तक आप रेक्टिफाई करो जब तक प्रॉपर ऑफिसर ने नहीं पकड़ा। एक बार प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ लिया, आपके रिटर्न की स्क्रूटनी हुई, ऑडिट हुआ, इंस्पेक्शन या इन्फोर्समेंट, क्या तब रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? नहीं सर, तब कोई रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस जीएसटीआर 3B भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। घर पे बस एक बार फटाफट से 1 और 3B की रीडिंग मान लेना बस। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।